तो आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं ये इसका लास्ट टॉपिक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स इक्विलिब्रियम का ये लास्ट टॉपिक है। एक्चुअल में होता क्या है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो किसी चीज को इंडिकेट करें। ठीक है, और यहाँ केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है, बेसिकली टाइट्रेशन इंडिकेटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं, एक एसिड को और एक बेस को मिलाते हैं, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, और किसका? साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, तो अगर आपने बेस को मिलाया, एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस मौजूद रहेगी। आपने बेस को मिलाया तो बेस का OH नेगेटिव आएगा और इसके H प्लस को पकड़ेगा और इस H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब ना तो बेस का कैरेक्टर बचा है ना एसिड का कैरेक्टर बचा है, और ये न्यूट्रल हो गया। और धीमे 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 जितने H प्लस हैं उन्हें वो आपका क्या करता जाएगा? खत्म करता जाएगा। जैसे एक एसिड है तो एसिड में काफी सारे H प्लस हैं भाई, काफी सारे आपके H प्लस मौजूद होते हैं, बहुत सारे H प्लस मौजूद होते हैं। तो आप धीमे 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 जब इसमें एसिड मिलाते जाते हो तो एसिड की थोड़ी थोड़ी अमाउंट मिलाते जाते हो, तो हर बार H प्लस कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और लास्ट में जाकर एक कंडीशन ये आती है कि सारे H प्लस खत्म हो जाते हैं। और जब सारे H प्लस खत्म हो जाते हैं तो उसे किसने किया है? OH ने खत्म किया है। तो यहां पर ये न्यूट्रल हो जाता है। कैसा हो जाता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब H प्लस था तो इसका पीएच हाई था, जितने ज्यादा H प्लस थे उतना ज्यादा पीएच था इसका। ज्यादा मतलब कम था, 0 से लेकर ये 7 तक की रेंज में था। ठीक है, जब ज्यादा थे तो आपका 1 था, 2 था, 3 था, इस टाइप से था। तो ये कम होता जाएगा तो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 होता जाएगा, पीएच चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप इसमें OH मिलाते जाओगे। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और एक लास्ट टाइम आएगा जब आपका ये क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। और 7 हो जाएगा तो आपका ये क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल टाइम कब आ गया, हमें ये देखना है कि ये न्यूट्रल टाइम कब आ गया। इसे इंडिकेट करने का काम हमारे कौन करते हैं? इंडिकेटर। कैसे? अपने कलर को चेंज कर, अपने कलर को चेंज करके ये बताते हैं कि हाँ भाई न्यूट्रल टाइम आ गया, यानी आपका ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका है, इसमें से एसिड खत्म हो गया है। या इसका जस्ट रिवर्स, बेस खत्म हो गया है, बेस पहले से मौजूद रहे और उसमें आप क्या मिलाते जाओ? एसिड मिलाते जाओ, खूब सारे OH मौजूद रहे, और आपने H प्लस मिलाया तो ये भी इसके पीएच को कम करते जाएंगे, है ना, करते करते 7 की रेंज में लेकर आएंगे। ये पीएच को बढ़ाता जाएगा, जब इसमें आपका OH मिलाओगे तो ये पीएच को बढ़ाता जाएगा और बढ़ाते बढ़ाते 7 की रेंज में लेकर आएगा, इसे न्यूट्रल कर देगा। तो ये काम किसका रहता है बेटा? इंडिकेटर्स का रहता है। कुछ एक मेन इंडिकेटर्स जो रहते हैं, जैसे हमारा लिटमस होता है, ये नाम तो शुरू से ही आप सुन रहे होंगे। ठीक है, ये क्या करता है कि अगर आपके पास ब्लू लिटमस है तो उसे एसिड में क्या कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। एसिड में लिटमस जो रहता है वो रेड कलर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन में, किसमें? बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें ब्लू लिटमस डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें अगर आप रेड लिटमस डालते हो तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, लिटमस अपने कलर को इस तरीके से चेंज करता रहता है। ठीक है, दूसरा जो इंडिकेटर होता है वो होता है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो रहता है ये एसिडिक में आपको देता है कैसा कलर? येलो कलर देता है। सॉरी, बेसिक में आपका इसका येलो कलर रहता है। ठीक है, और एसिड में इसका कैसा कलर हो जाता है? रेड कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड कलर हो जाता है। ऐसी एक और इंडिकेटर होता है जिसे हम बोलते हैं फिनोप्थैलीन। फिनोप्थैलीन जो इंडिकेटर रहता है ये आपका एसिड में रहता है कलरलेस। एसिड में कैसा रहता है? कलरलेस रहता है, और बेसिक में आपका इसका कैसा कलर हो जाता है? रेड कलर हो जाता है, रेड हो जाता है, या पिंक कलर भी आप बोल सकते हो कि पिंक हो जाता है, रेडिश पिंक हो जाता है। ठीक है, लगभग आपके ये कलर आ जाते हैं। ठीक है, फिनोप्थलीन। अब देखो किसी भी इंडिकेटर को अगर आप लेते हो, कोई भी इंडिकेटर होगा, कोई भी इंडिकेटर आप लेते हो, तो इंडिकेटर बेसिकली होते क्या है? तो इंडिकेटर या तो वीक एसिड होते हैं या वो वीक बेस होते हैं।
वीक होना जरूरी है। या तो वो वीक एसिड होंगे या फिर वो क्या होंगे, वीक बेस होंगे। होंगे वीक ही। वीक क्यों? क्योंकि वीक होने पर इनकी रिएक्शन दो साइड में चलती है। कौन से दो साइड में चलती है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वीक होने की वजह से फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती है यानी रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं, तो इसीलिए इन्हें इक्विलिब्रियम में पढ़ा जाता है। इसीलिए इन्हें किस में पढ़ा जाता है? इक्विलिब्रियम में पढ़ा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई है बेटा? ठीक है ना। अब जैसे अगर हम मिथाइल ऑरेंज को लेते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज एक बेसिक इंडिकेटर होता है। तो बेसिक इंडिकेटर होता है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया? OH लगा दिया। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन जो रहता है एक एसिडिक इंडिकेटर होता है, और एसिड इंडिकेटर है यानी ये एक वीक एसिड होता है, तो एसिड के लिए हमने H लगा दिया और फिनोप्थिलीन के लिए हमने PH लगा दिया। तो ये फिनोप्थिलीन एसिडिक इंडिकेटर है, जबकि आपका मिथाइल ऑरेंज बेसिक इंडिकेटर है। मतलब ये नहीं है ये बेसिक के बारे में बताएगा, एसिड और बेस के बारे में दोनों बता रहे हैं। बेसिक मतलब इसमें वीक बेस को यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में हम किसे यूज करते हैं? वीक बेस को यूज करते हैं। और फिनोप्थिलीन में हम किसे यूज करते हैं? हाँ, फिनोप्थिलीन में वीक एसिड को यूज करते हैं। अच्छा, ऐसे तो हम किसी भी वीक एसिड को ले लें तो वो इंडिकेटर बन जाएगा, या किसी भी वीक बेस को ले लें तो हम उसे इंडिकेटर कह सकते हैं? नहीं, इंडिकेटर होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि ये होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई? और एक इसकी होती है आयनिक फॉर्म। Me+1 जैसे इसने बनाया मिथाइल ऑरेंज का, और इसने क्या दे दिया? OH नेगेटिव दे दिया। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? आयनिक फॉर्म है। ऐसे ही इसकी आयनिक फॉर्म क्या हो जाएगी? H+ और PH नेगेटिव। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? आयनिक फॉर्म है। तो इंडिकेटर में उसी एसिड और उसी बेस को हम यूज करते हैं, उसी एसिड वीक एसिड या उसी वीक बेस को यूज करते हैं जिसके आयनिक फॉर्म का कलर अलग हो, इसका डिफरेंट कलर हो, और उसकी मॉलिक्यूल का भी कलर कैसा हो? डिफरेंट कलर हो। कैसा कलर हो? डिफरेंट कलर हो। मॉलिक्यूल का भी डिफरेंट कलर हो और आयंस का भी डिफरेंट कलर। फिनोप्थिलीन में भी इसके मॉलिक्यूल का डिफरेंट कलर रहेगा और इसके आयंस का डिफरेंट कलर रहेगा। बात समझ आई है? अगर इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं तो आप उसे एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हो, और करते ही हो। ठीक है भाई। जैसे ये देता है यहां पर येलो कलर, ठीक है, और ये यहां पर दे देगा रेड कलर। कैसे देगा अभी ये मैं आपको समझाऊंगा। ये होगा कलरलेस, ठीक है, और ये रहेगा पिंक कलर देगा। इसकी आयनिक फॉर्म का कलर कैसा रहता है? पिंक रहता है। कैसे होता है अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें समझना है इसकी वर्किंग को, और इसकी वर्किंग को समझाने के लिए हमारे पास में दो थ्योरी होती है वर्किंग मैकेनिज्म को समझाने के लिए। तो वर्किंग मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरी होती हैं? पहली होती है ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी, ठीक है। और दूसरी जो थ्योरी होती है वो स्ट्रक्चर थ्योरी भी हम उसे कहते हैं, या क्यूनोइड थ्योरी कहते हैं। क्यूनोइड या फिर स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है भाई। अब सबसे पहले हम ओस्टवाल्ड थ्योरी को समझते हैं। तो ओस्टवाल्ड थ्योरी ने क्या कहा? तो ओस्टवाल्ड थ्योरी ने बिल्कुल वही कहा जो मैंने आपको बताया कि एक एसिड या इंडिकेटर क्या होगा? या तो एक वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा, लेकिन रहेगा वो वीक ही। दूसरी बात, उसके मॉलिक्यूल और आयंस का कलर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट कलर होना चाहिए। मॉलिक्यूल एंड आयंस शुड हैव डिफरेंट कलर्स। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जिसका भी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो वो अपना कलर शो करेगा,
और आयंस का कंसंट्रेशन हाई हो गया तो वो अपना कलर शो करेगा। इफ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हाई then solution will have different color and if ions concentration is high they have different color, तो इनका कलर और डिफरेंट होगा। ठीक है भाई, तो ये आपके मेन पॉइंट्स होते हैं किसके, ओस्टवाल्ड थ्योरी के। ठीक है, ओस्टवाल्ड थ्योरी के ये पॉइंट्स होते हैं। अब कैसे ये कलर को कैसे चेंज को शो करते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। जैसे कि हमने ये लिया फिनोप्थलीन HPH, तो ये कैसे टूटेगा, H+ देगा और क्या देगा, PH- देगा। ठीक है, अब सपोज करो हमने एसिड डाला, हमारे एक सॉल्यूशन के अंदर फिनोप्थलीन पड़ा हुआ है, और फिनोप्थलीन पड़ा हुआ है तो हमने जैसे ही यहां पर क्या किया, एसिड को डाला HCl, या एसिड के अंदर फिनोप्थलीन को डाला, तो जैसे ही हम इसके अंदर ये डालेंगे तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कैसे टूटेगा, H+ देगा और क्या देगा, Cl- देगा। तो हमें ये मालूम है कि यहां पर क्या लग गया, कॉमन आयन इफेक्ट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉमन आयन को डालते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई है, कॉमन आयन इफेक्ट यही तो बोलता है। तो ये H+ जैसे ही आएगा, देखो यहां तो कौन आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, पर जैसे ही यहां पर H+ आया तो जैसे ही यहाँ H+ आ जाएगा तो H+ ज्यादा हो जाएंगे, और जब यहाँ H+ ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका ये Cl इसे लेकर, सॉरी Cl बोल रहा हूं, एक मिनट, यहां पर ये H+ ज्यादा हो गए, तो H+ ज्यादा हो गए तो यहां पर इसका ये pH इसे पकड़कर क्या बनाएगा, वापस HPH बनाएगा। तो अब किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का कि आयंस का, और मॉलिक्यूल्स अपने कलर को शो करने लगेंगे। समझ में आई ये बात, यहां पर H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो यहाँ मॉलिक्यूल्स का कैसा कलर है, तो ये कलरलेस है, कैसा है, कलरलेस है, तो ये कलरलेस शो होने लगेगा। आयंस का कलर इसके क्या होता है, पिंक होता है। ठीक है ना, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट degree of dissociation decreases, hence concentration of molecule increases and solution shows molecule color, और ये मॉलिक्यूल के कलर को दिखा देता है। और फिनोप्थलीन के केस में वो क्या होता है, दैट इज कलरलेस इन केस ऑफ फिनोप्थलीन। ठीक है, अब दूसरे केस में सोचिए जरा, जिसे मैं ये ब्लू से दिखा रहा हूं, अगर आपने इसे बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया, किस में डाल दिया बेटा, बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ये तो अभी एसिडिक सॉल्यूशन में अपन ने डाला था, अब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो पहले बना दें इसे HPH, ये कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा भाई, H+ एंड PH-। अब हमने जैसे यहां पर बेसिक में से डाल दिया,
सपोज करो हमने NaOH डाला, तो NaOH में क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, Na पॉजिटिव। हमें तो OH नेगेटिव से मतलब है, OH नेगेटिव आया तो इसके H प्लस ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट किया तो ये अभी इक्विलिब्रियम पर था, पर यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, और कम हो गया तो अब ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और ये किसने बताया था, ली चैटलियन ने। ली चैटलियर प्रिंसिपल ने ये बताया था भाई ये इक्विलिब्रियम पर है, और जब इक्विलिब्रियम पर है तो जैसे ही आपने इसे बेस में डाला तो बेस के साथ में इसका H प्लस खत्म हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन जब कम हो गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां पर जाती है तो अब आपके आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम हो गया, और सॉल्यूशन का कलर कैसा आ गया, पिंक आ गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, reaction will proceed in forward direction, in forward direction। ठीक है भाई, तो उम्मीद है वर्किंग मैकेनिज्म तो समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसकी क्विनोनॉइड थ्योरी। ठीक है, क्विनोनॉइड थ्योरी में सबसे पहले हम फेनोल्फथलीन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप ये देखोगे, ये है बेंजीन का एक मॉलिक्यूल। बेंजीन पर आप यहां पर लगा दीजिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। अब हम क्या करते हैं कि यहां से H2O को निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं इसे, तो ये H2O निकल गया। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड बाकी है और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बाकी है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसे हटाकर मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, तो ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि हमने इसमें से पानी निकाल दिया। अब हम क्या करें, 2 फिनोल्फथलीन को लें, सॉरी फिनोल्फथलीन बोल रहा हूं, 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और एक OH को लगा दिया जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो हमने थैलिक एनहाइड्राइड दी और इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करा दी। फिनॉल में इन सभी कार्बन पर क्या है बेटा, एक एक हाइड्रोजन है सभी पर। मैंने बाकी सबका नहीं दिखाया, सिर्फ इसका दिखाया। अब क्या होगा, यहां से भी ये H2O निकाल दो आप, हमने इसे H2O को भी निकाल दिया। तो जब निकाल ही दिया तो हटा ही दे रहे हैं हम इसे, तो अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए और इन दोनों के भी 2 बॉन्ड खाली हो गए। तो बस दोनों को इन्हीं बॉन्ड से जोड़ दें, ये और ये स्ट्रक्चर हो गया फिनोल्फथलीन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, याद रहेगा, बेंजीन की एक रिंग है, अगल बगल में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाए, उसमें से उसकी एनहाइड्राइड बना ली, H2O निकाला, एनहाइड्राइड बन गई, यानी ये ऑक्सीजन ऐसे लग गया। 2 फिनॉल को नीचे उल्टा लटका दिया, शीर्षासन करा दिया, फिर इसके H2O को निकाल दिया और दोनों को इस बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, फिनोल्फथलीन का। किसका हो गया, और फिनोल्फथलीन में भी ये स्ट्रक्चर है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म का। किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आयनिक स्ट्रक्चर को। अब जैसे ही आप इसे बेसिक मीडियम में डालते हो, भाई मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि फिनोल्फथलीन को अगर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो सारे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में।
सारे आइंस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये अपना कलर दिखाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म का कलर क्या होता है? कलरलेस। तो एसिडिक मीडियम में तो ये ऐसा रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये किस में रहती है? एसिडिक मीडियम में मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या रहती है? डोमिनेंट रहती है, यानी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो ये अपना ही कलरलेस दिखाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ज्यादा रहती है। अब बेसिक मीडियम में आप जैसे ही डालते हो तो बेसिक मीडियम में OH क्या करता है? एक H+ को ले लेता है कि नहीं? अच्छा, फिनोप्थिलीन की एक खासियत है, कोई एक ही H+ निकलेगा। देखो, फिनॉल ग्रुप एसिडिक होते हैं, दोनों एसिडिक हैं, पर फिनोप्थिलीन एक ही H+ निकालता है। क्या निकालता है? एक ही H+ निकालता है। या तो इस वाले से निकाल देगा या इस वाले से निकाल देगा, एक ही H+ निकालेगा। तो आपने एक H+ निकाल दिया इसका। अब जैसे ही H+ निकाला तो ये अपनी आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। और इसकी आयनिक फॉर्म कैसी होती है जरा समझ लेना इसे। ये आयनिक फॉर्म भी बहुत जरूरी होती है। C+O C, इसे अपन ने ऐसे लगाया और थोड़ा सही नहीं बना है, अच्छे से बना ले। तो हमने इसे यहां पर लगाया। अब देखो, अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC पढ़ोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी बहुत अच्छे से, ठीक है? तब ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम क्या करते हैं कि हमने H+ निकाल दिया। H+ निकाला मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, तो इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर जाता है। तो ऑक्सीजन पर आ गया क्या चीज? नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया है? किसकी वजह से आया है? तो ये आया है H+ अपना इलेक्ट्रॉन देकर गया। और मैंने आपको बताया था चार्जेस आर बर्डन, और बर्डन किसी को भी पसंद नहीं है, तो बर्डन हर कोई हटाना चाहता। तो ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया? इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा कैसे? इलेक्ट्रॉन देकर। किसे इलेक्ट्रॉन दे? H+ तो चला गया, इस पर बोझ डालकर धीमे से गायब हो गया। तो ये उसी को देगा जो अगल बगल में हो। तो बगल में एक कार्बन है, तो इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां उठाकर देता है। और जैसे ही पेयर देगा तो यहां पर क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। पर अब इस कार्बन के देखो कितने बॉन्ड हो गए? 5। और कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, तो ये तो माशीरा वाली बन गया, वो बनने नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे? इस बॉन्ड को ये तोड़कर अगल बगल में ही शिफ्ट कर देगा, बगल वाले को। हमेशा बगल वाले ही बगल वाले को तकलीफ देता है, इसने उठाकर इससे तकलीफ दे दी, यानी आपने इस बॉन्ड को यहां से गायब कर दिया। लो, पूरे गायब हो गया वो, ठीक। इस बॉन्ड को आपने उठाकर यहां से गायब कर दिया, ठीक है? और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया। अच्छा, ये बगल वाले को तकलीफ देगा, ये बॉन्ड को उठाकर यहां भेजेगा, है ना? तो ये वाला बॉन्ड यहां से गायब हो जाएगा। हो गया कि नहीं? और डबल बॉन्ड कहां पर आ गया? यहां आ गया। पर परेशानी तो अभी भी चल रही है, इस कार्बन के भी 5 बॉन्ड हो गए। तो ये क्या करेगा? ये इससे बॉन्ड तोड़ ही लेगा, कहेगा बहुत परेशानी है। ये ऑक्सीजन ने परेशानी देना चालू करी थी ना यहां से, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती छीन कर, तो वो परेशानी उठाकर इसी के जात भाई को दे देगा। लो पकड़ो तुम। अब इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? और ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई? ये इसकी आयनिक फॉर्म हो गई। दिस इज आयनिक फॉर्म। तो फिनोप्थिलीन की ये आयनिक फॉर्म होती है। और ये कौन से मीडियम में होती है? ये होती है बेसिक मीडियम में। किसमें होती है? और जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो इसी का कलर आएगा कि नहीं आएगा? है ना? और इसका कलर कैसा होता है? पिंक। कैसा कलर होता है? रेड या पिंक, लगभग मिलते हुए होते हैं, ठीक है? तो ये इसकी आयनिक फॉर्म होती है और ये डोमिनेट कर जाती है बेसिक मीडियम में, और ये कलर देने लगता है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? तो देखो,
पहले वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ये बेंजीन की रिंग थी, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है। और यहां पर अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में था। ठीक है। अब यहां जो स्ट्रक्चर बना है आयनिक फॉर्म में, वो कौन सा बना है बेटा? तो वो बना है ये, डबल बॉन्ड यहां भी आ गया, डबल बॉन्ड यहां भी आ गया, देखो दिख रहा है कि नहीं? और इसे हम बोलते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? कौन सी थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम? क्यूनोनॉइड थ्योरी। तो हम इसे बोलते हैं क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर। तो आयनिक फॉर्म में ये किस में आ जाता है? क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर बना लेता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये बेंजनॉइड स्ट्रक्चर में रहता है। ये डिफरेंस है। ठीक है। तो ओस्टवाल्ड ने इसकी वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में बताया था, कैसा क्या होता है। ठीक है। और इन्होंने सिर्फ ये कह दिया, क्या कह दिया क्यूनोनॉइड थ्योरी ने, कि भैया इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म और आयनिक फॉर्म के दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ये जरा सी बात होती है। तो ये सिर्फ फिनोप्थिलीन से अपन को समझना है, अपन को यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात नहीं करनी। समझ में आ गई बात बेटा? अब हम लोग कल बात करेंगे पीएच रेंज के बारे में, आज सिर्फ इतना। ठीक है। कल थोड़ी सी पीएच रेंज के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर फिनिश होगा।